उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल के इस खास एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। आज का ये सेशन विशेष रूप से पशुधन प्रसार अधिकारी परीक्षा को टारगेट कर रहा है। बॉटनी का एक ऐसा टॉपिक है जहां से प्रश्न आना लगभग तय है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। इस मास्टर क्लास के माध्यम से हम हर उस फैक्ट को बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे जिसके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। और हाँ, पहले भी इस टॉपिक से अन्य एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वे भी इसमें शामिल हैं। तो चलिए एक टीचर की तरह इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, सीधे काम की बात पर आते हैं। चलिए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज के सिलेबस पर। इसे 5 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, एंजियोस्पर्म और फूल की संरचना। दूसरा, नर अंग या पुंकेसर। तीसरा, मादा अंग यानी स्त्री केसर। चौथा, परागण और उसके कारक। और पांचवा, सीधे एग्जाम में छपने वाले महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1 से, एंजियोस्पर्म और फूल की संरचना। ध्यान दीजिए, वनस्पति विज्ञान में फूल सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं होते हैं। एंजियोस्पर्म पौधों में यही रिप्रोडक्शन की असली मशीनरी है। एक टिपिकल फूल में 4 चक्र होते हैं। बाहर के रंग बिरंगे हिस्से बाह्य दलपुंज और दलपुंज सिर्फ कीड़ों को आकर्षित करने का काम करते हैं, इसीलिए इन्हें नॉन एसेंशियल या अनावश्यक कहा जाता है। असली काम अंदर होता है, पुमंग और जायांग में। यही वो एसेंशियल पार्ट्स हैं जो गैमीट्स बनाते हैं, और एग्जाम के लिए हमें इन्हीं पर फोकस करना है। अब आते हैं भाग 2 पर, नर अंग यानी पुंकेसर और पराग। यहां से सीधे सवाल बनते हैं। पुंकेसर के ऊपरी हिस्से को परागकोश या एंथर कहते हैं। इसके अंदर की परतों में सबसे महत्वपूर्ण नाम है टैपेटम। एग्जामिनर का ये फेवरेट सवाल है कि विकसित हो रहे पराग कणों को न्यूट्रिशन कौन देता है? सही जवाब है टैपेटम। इसमें बहुत डेंस साइटोप्लाज्म होता है और अक्सर इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। इसे बिल्कुल नहीं भूलना है। परागकण बनते कैसे हैं? इस प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। देखिए, एक डिप्लॉयड मदर सेल होती है जिसमें मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है। बस ये याद रखना है कि एक बार मियोसिस होने से हमेशा 4 अगुणित या हैप्लॉइड परागकण बनते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी क्रूशियल है। और ये रहा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। परागकण की बाहरी परत एक मटेरियल से बनी होती है जिसे स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। ये इतना टफ है, मतलब सच में इतना प्रतिरोधी है कि आज तक कोई ऐसा एंजाइम या एसिड नहीं बना जो इसे तोड़ सके। इसी सुपर पावर की वजह से परागकण हजारों सालों तक फॉसिल्स की तरह सुरक्षित रह सकते हैं। है ना कमाल की बात? चलिए अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, मादा अंग यानी स्त्री केसर और बीजांड। स्त्री केसर यानी पिस्टल के 3 मुख्य भाग होते हैं। सबसे ऊपर वर्तिकाग्र, जो एक लैंडिंग पैड की तरह काम करता है जहां परागकण आकर गिरता है। उसके नीचे एक डंठल जैसी वर्तिका, और सबसे नीचे फूला हुआ हिस्सा अंडाशय। अब एग्जाम के लिए जो कनेक्शन याद रखना है वो ये है कि अंडाशय के अंदर जो बीजांड या ओव्यूल होता है उसी को साइंटिफिक भाषा में गुरु बीजाणुधनी या मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। अब यहाँ नर और मादा में एक बहुत बड़ा अंतर देखिए। जब मादा भाग में मियोसिस होता है तो बनती तो 4 कोशिकाएं हैं, लेकिन उनमें से 3 डीजेनरेट हो जाती हैं, यानी खत्म हो जाती हैं। सिर्फ एक फंक्शनल गुरु बीजाणु जिंदा बचता है। यही अकेला सर्वाइवर आगे चलकर पूरा एम्ब्रियोसैक यानी एम्ब्रियोसैक बनाता है। इस अंतर को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और यही वो मैच्योर एम्ब्रियोसैक है जहां से क्वेश्चन आना लगभग तय है। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 7 कोशिकीय और 8 केंद्रक। इसमें नीचे की तरफ सहायक कोशिकाएं या सिनर्जिड्स होती हैं जिनमें उंगलियों जैसी संरचना होती है जिसे फिलीफॉर्म अपैरेटस कहते हैं। इसका काम क्या है? जो पराग नलिका बाहर से आती है उसको अंदर आने का सही रास्ता यही दिखाता है। इसे तो याद कर ही लीजिए। अब आते हैं भाग 4 पर, परागण के प्रकार और उनके कारक। अब युग्मक तो बन गए, पर पौधे तो हमारी तरह चल फिर सकते नहीं, तो इन्हें मिलाता कौन है? अगर एक ही फूल के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे ऑटोगैमी कहते हैं, पर इससे कोई नया जेनेटिक बदलाव नहीं आता। लेकिन जब परागकण उड़कर पूरी तरह से दूसरे पौधे के फूल पर जाता है तो उसे जीनोगैमी कहते हैं। अगर जेनेटिक वेरिएशन चाहिए तो जीनोगैमी ही एकमात्र सच्चा तरीका है। इस तुलनात्मक टेबल को ध्यान से देखिए।
हवा से पॉलिनेट होने वाले फूलों के परागकण बहुत हल्के होते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इनके अंडाशय में अक्सर सिर्फ एक ही ओव्यूल होता है। वहीं दूसरी तरफ जिन फूलों में कीड़ों यानी इंसेक्ट्स से पॉलिनेशन होता है वो बहुत कलरफुल और मकरंद यानी नेक्टर से भरे हुए होते हैं। सिंपल लॉजिक है, कीड़ों को अट्रैक्ट जो करना है। पौधे भी जानते हैं कि लगातार खुद से पॉलिनेट करने से उनकी क्वालिटी गिर जाएगी। इसे इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। इससे बचने के लिए वे कमाल के तरीके अपनाते हैं, जैसे डाइकोगेमी, जहां नर और मादा अंग अलग अलग टाइम पर मैच्योर होते हैं। अगर नर हिस्सा पहले तैयार हो जाए तो उसे प्रोटेंडरी कहते हैं, और अगर मादा हिस्सा पहले तैयार हो तो उसे प्रोटोजाइनी कहते हैं। ये जेनेटिक बैरियर्स परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। नेचर में कुछ ऐसे इकोलॉजिकल संबंध हैं जो सच में हैरान कर देते हैं, जैसे एमोफोफेलस का 6 फुट लंबा फूल। ये कीड़ों को नेक्टर नहीं देता, बल्कि उन्हें अपने अंदर अंडे देने के लिए एक सुरक्षित जगह देता है, और बदले में कीड़े पॉलिनेशन करते हैं। ऐसा ही एक रिलेशन युक्का पौधे और मॉथ के बीच होता है। ये दोनों एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर सकते। चलिए अब आते हैं फाइनल भाग यानी भाग 5 पर। परीक्षा के लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ ध्यान दीजिए, एक टर्म है पेरिस्पर्म। होता क्या है कि बीज बनते समय आमतौर पर बीजांडकाय खत्म हो जाता है, पर कुछ बीजों में इसका थोड़ा हिस्सा बचा रह जाता है। एग्जाम में सीधे इसके उदाहरण पूछे जाते हैं, और आपको याद रखना है, काली मिर्च और चुकंदर, बीट, इन 2 नामों को रट लीजिए, ये आपके लिए सॉलिड मार्क्स हैं। एक और कंफ्यूज करने वाला टर्म है एपोमिक्सिस। इसे ऐसे समझिए कि ये बिना फर्टिलाइजेशन के बीज बनाने की निंजा टेक्निक है। ये वास्तव में अलैंगिक जनन है, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बिल्कुल नकल करता है। इसे पार्थेनोकार्पी के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा, जहां बिना फर्टिलाइजेशन के फल बनता है। दोनों में अंतर क्लियर रखना जरूरी है। एपोमिक्सिस मतलब बीज बनना। ये 60% का नंबर स्ट्रिक्टली याद रखना है। लगभग 60% एंजियोस्पर्म्स में परागकण अपनी 2 सेल स्टेज में ही बाहर निकल जाते हैं, एक वेजिटेटिव सेल और एक जेनरेटिव सेल। बाकी बचे 40% में ये 3 सेल स्टेज में झड़ते हैं। ये एक क्विक फायर डायरेक्ट रटने वाला फैक्ट है जो एग्जामिनर्स को बहुत पसंद है। इस मास्टर क्लास को एक कॉन्सेप्चुअल सवाल के साथ समेटते हैं। सोचिए, अगर एक गुलाब का परागकण किसी सूरजमुखी पर गिर जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या प्रजाति की अस्वीकृति कहते हैं। स्टिग्मा के पास एक केमिकल रिकग्निशन सिस्टम होता है जो सिर्फ अपनी ही प्रजाति के परागकण को पहचानता है। गलत परागकण को एंट्री मिलती ही नहीं है। तो यही था हमारा आज का डीप डाइव। इस एक्सप्लेनर के माध्यम से उन सभी क्रूशियल फैक्ट्स को कवर किया गया है जो पशुधन प्रसार अधिकारी परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए ऐसे ही बेहतरीन और टू द पॉइंट सेशंस आते रहेंगे। अपनी तैयारी यूं ही मजबूती से करते रहिए। शुभकामनाएं।